हेलो एंड वेलकम, सभी का स्वागत है एक प्रयास के इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आप इस सीरीज की बात ऑलरेडी आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की सीरीज की। और मैं हर क्लास में ये बात जरूर दोहराता हूं कि अगर किसी भी एग्जाम को समझना है तो उसे समझने के लिए आपको प्रीवियस पेपर की एक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लासरूम के समय जब चीज़ों को आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ कंटेंट में बहुत लेवल नीचे से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है। बट एग्ज़ाम अलग अलग लेवल में है। जैसे हम बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग में आरआरबी का एग्ज़ाम, उसका लेवल बहुत नीचे होता है, क्लर्क का तो और भी ज़्यादा। पीओ और क्लर्क के सिलेबस सेम होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि दोनों के एग्जाम अलग अलग लेवल में होने चाहिए, क्योंकि एक की सैलरी कम मिलनी है और एक की सैलरी ज्यादा मिलनी है। तो आप आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, बीच में आपके पास एलआईसी आने वाला है। इतने एग्जामों के बीच आप उन सिलेबस को अगर ढूंढेंगे तो सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है। सभी के सिलेबस को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम अलग अलग होते हैं। तो उस एग्जाम में क्या है, इस बात की समझ तो प्रीवियस पेपर के साथ ही हो सकती है। तो विदाउट प्रीवियस पेपर अगर आप चीजों को केवल तैयार कर रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो बहुत पढ़ने वालों का एग्जाम नहीं होता। ये मैं हमेशा कहता हूं। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, पढ़ने की बात स्कूल और कॉलेजों में चल रही है। आज आप आते हैं, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब आप सोचते हैं कि मुझे अपने आगे की तैयारी, जिंदगी में मुझे इनकम के सोर्स के लिए नौकरियों की आवश्यकता है। तो नौकरियों के लिए आपकी स्मार्टनेस चेक होगी, आपकी नॉलेज नहीं। नॉलेज की डिग्री कॉलेजों में मिल चुकी है। तो दैट्स वाई स्मार्टनेस का तरीका कि जिस एग्जाम को आप जानते हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पहले हर साल बहुत सारे लोग गए, उन्होंने क्या फील किया, तो उन एग्जामों में आप पेपर को देखकर अपनी फीलिंग को निकालते हैं और फिर आप अगले एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो बेस्ट वे है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जानना चाहिए। और हम ऑलरेडी एक प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रहे हैं लेकर, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं। तत्काल आज मैं बैंकिंग एग्जाम में डिस्कस कर रहा हूं आरआरबी क्लर्क 2023 का जो पेपर था, जो 12 अगस्त 2023 को शिफ्ट वन में हुआ था। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, क्योंकि चीजें अवेलेबल नहीं होती, वो मेमोरी बेस्ड अवेलेबल होती है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर के नाम पर आपके पास ये पेपर है और मैं इसका डिस्कशन करा रहा हूं। तो डिस्कशन का अभी भी तरीका वही है, आप पेन और पेपर के साथ इस वीडियो को देखें। आपके पास सवाल आ जाए, सवाल वाले हिस्से को पॉज करिए, रोकिए, सवाल बनाइए और फिर उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इससे आप सॉल्व भी करेंगे, अपने आंसर को मिला भी पाएंगे। और अगर आपसे सवाल नहीं बना तो भी आप तुरंत आपके सामने उसका हल होगा। और 10-15 दिनों के बाद इन सभी पीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम आज के सवाल की बात शुरू करें। और आपके सवाल का पहला सवाल ये है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर टेबल दिखा तो मैं सिटिंग अरेंजमेंट मान रहा हूं। और केवल सवाल नहीं बनाना है कि हाँ आप ये सवाल बना गए और इसके बेस के 5 सवाल छोड़ दें। एग्जाम में आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। कई बार देखता हूं कि आप केवल सवाल बना के मान लेते हैं कि हाँ वो 5 सवाल भी बन ही जाएंगे, एग्री। बट जब पेपर बना रहे हैं तो पूरा पेपर और विथ क्वेश्चंस और इसके बेस पर आने वाले 5 सवाल आपको दोनों बनाने हैं। तो पहले आप वो पार्ट बनाइए और फिर पॉज करके इसको भी बनाएंगे। तो चलिए, आपको मैं ये सवाल के साथ छोड़ रहा हूं 1 मिनट। आपको लगता है कि 1 मिनट में नहीं बना, आप पॉज करके वीडियो को आगे भी बना सकते हैं। बट तत्काल मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं कि आप इसे बनाएं और फिर इसके बेस पर ये 5 सवाल बनाएं। आई होप सो, जल्दी से बनाइए।
चलिए, आई होप सो आप बना चुके होंगे और अब हम सवाल देख लेते हैं और इसके लिए मैं एक स्पेस बना देता हूं। चलिए, हमारे पास कह रहा है कि 8 लोग हैं, नाम दे दिया गया है और वो स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है भाई, लेकिन बोला गया फोर ऑफ देम फेसिंग, फोर ऑफ देम सिट ऑन द कॉर्नर वाइल फोर ऑफ देम फेसिंग साइड। 4 लोग कोने पे बैठे हैं और 4 लोगों का मिडिल में बैठे हैं। ईच कॉर्नर फेस टूवर्ड द सेंटर। तो जैसे ये बात आ गई, तुरंत एक डायग्राम आपके पास होना चाहिए कि कॉर्नर में बैठे वालों का फेस सेंटर की ओर है और ऐसा, और जो मिडिल में है वो आउटसाइड द फेस करके बैठे हैं। W एंड V आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो अभी इसमें लेफ्ट राइट की बात नहीं बताई गई है, क्योंकि बिना लेफ्ट राइट आप चीजों को बिठा ही नहीं सकते। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब कोई सेंटर की ओर फेस करके बैठा है तो राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज। लेकिन अगर सेंटर से बाहर की ओर फेस करके बैठा है तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज। ये मैंने बढ़ाया हुआ है और प्रैक्टिस कराई है, इतने बोलने से याद होता नहीं है, बिना प्रैक्टिस किए कुछ होगा नहीं, बट प्रैक्टिस मैंने करा रखी है तो आई होप सो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मिलाते हैं। यहां तो ये लाइन ऐसी लिखी, पहली लाइन लिखी कि वाई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो मेरे लिए यहां यू एक रेफरेंस है और यू के लेफ्ट में वाई सेकेंड है। वाई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, रेफरेंस की यू के लेफ्ट में, इसलिए रेफरेंस को मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि यू अगर अंदर होगा तो डायरेक्शन अलग होगी लेफ्ट की, राइट बाहर होगा तो डायरेक्शन अलग होगी लेफ्ट की। एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि एक कोई भी होगा तो एक घर छोड़कर दूसरा सेम डायरेक्शन में ही आएगा। अगर यहां अंदर की हो तो एक घर छोड़कर वही आएगा। ये लाइन केवल लिख दी गई है, कॉमन सेंस था। एस एंड जेड आर इमीडिएट लेफ्ट। एक मिनट, अगर यहीं पर मैं लिखूं, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लिख लेता हूं कि अगर यू के लेफ्ट में, मान लिया कि यू अगर मिडिल में है, मैंने मान लिया कि यू अगर मिडिल में है, तो मेरे लिए एक तरीका, ये मैंने माना है, और यू के लेफ्ट, तो जब यहां पर बात करें तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यू के लेफ्ट में वाई यहां जाएगा। और अगर मैं एक और तरीका साथ में लेकर चलूं, इसकी जगह थोड़ी सी कम कर देते हैं, हाँ ऐसा, तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी मैं साथ में ले लेता हूं और वो ये है ऐसा कि अगर मैंने यहां माना तो मैं यू को कॉर्नर पे मान लेता हूं, एक या तो बाहर की ओर फेस होगा या अंदर, और इस समय लेफ्ट में वाई तो लेफ्ट में वाई ऐसा, और ये हमने डन कर लिया। साथ में टिक लगा लेते हैं। एस एंड जेड आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो ये मान लेते हैं एस के लेफ्ट में जेड है, और ऑब्वियस है कि जेड के लेफ्ट में भी एस होगा, क्योंकि अगर एक के लेफ्ट तो दूसरे के लेफ्ट यही होगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मार्क कर ले कि एस के लेफ्ट में जेड है। फिर बोला गया टी सिट अपोजिट टू जेड, और टी और जेड अपोजिट है तो हमें मालूम है, मैं अपनी मार्किंग ऐसे लिखता हूं कि 8 लोगों की व्यवस्था में अगर बोला गया उनके बीच आमने सामने है तो उनके बीच 3 ही लोग होंगे, चाहे इधर से गिनिए या इधर से गिनिए। तो मैंने यहां लिख लिया, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह है जो आमने सामने की जगह में खाली है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, देखेंगे। तो आगे देखते हैं। यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड, और यू जेड के पास नहीं। जेड के मामले में जानकारियां बढ़ी, जेड के सामने टी आएगा, यू जेड के पास नहीं है, तो यू अगर यहां है तो यू के सामने जेड यहां नहीं, जेड यहां नहीं। ये 2 जगह जेड की कैंसिल हुई। जेड यहां इसलिए नहीं हुआ कि जेड के सामने टी नहीं हो सकता, तो जेड आपकी नजर में यहां भी कैंसिल। जेड यहां भी नहीं हुआ क्योंकि जेड के सामने टी नहीं हो सकता, तो जेड की यहां पर 2 व्यवस्थाएं हैं। ऑल्सो यहां भी जेड यू के बगल में नहीं, यू के सामने नहीं, यहां भी नहीं, तो यहां पर भी जेड की अगर मैं बात करूं तो जेड यहां नहीं, जेड यहां नहीं, और जेड यू के बगल में भी नहीं, तो यहां जेड की 2 व्यवस्थाएं हैं। जेड को लेकर एक बात बताई गई कि जेड जब भी बैठेगा वो एस के लेफ्ट में बैठेगा। मैं अगर सोचूं कि काश जेड यहां और यहां हो सकता है, मान लीजिए यहां जेड सोचूं, तो जेड अगर सोचूंगा तो एस यहां होगा, और इस समय फेस अंदर है तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाता है, और
लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज होने का मतलब जेड यहां आ जाएगा। तो ये आई रिपीट, मैं लिखकर समझाऊं अपनी बात, समझ में आया? जेड की दो बातें, अगर जेड यहां होता, अगर मान लेते, तो जेड के बगल में एस, यहां तो नहीं लिख सकते, एस यहां लिखते, और यहां एस का फेस अंदर की ओर है, और अंदर की ओर फेस है, और एस के लेफ्ट में हमने लिखा है जेड, तो अंदर की ओर फेस होगा तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, और यहां पर जेड को यहां होना पड़ेगा। तो ये बात, यहां भी जेड नहीं होगा। और जेड का मामला रिजेक्शन को लेकर, तो जेड की एक ही जगह बची, ये जगह जेड, और ये जगह अगर जेड की है तो एस दो जगह हो सकता था। फिर सोचिए, अगर एस यहां होता तो लेफ्ट में जेड, तो एस के लेफ्ट में जेड, लेफ्ट का मतलब अंदर की ओर फेस है, तो एस के लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, और यहां पर ठीक है, क्योंकि यहां रखेंगे एस तो आगे हो जाएगा, तो एस ये बात यहां भी लेकर आए, तो मेरे लिए जेड के सामने टी, ये बात यहां पर पुट कर देते हैं। अगर मैं यहां हूं तो जेड की दो जगह बनी है, अगर जेड यहां दूंगा तो यहां एस नहीं दे सकता, तो जेड अगर मैंने यहां दिया, मान लेते हैं, तो एस यहां होगा, और इस बार एस का फेस बाहर की ओर है, एस के लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो जेड को यहां होना चाहिए, तो ये एस पॉसिबल यहां नहीं था, मैंने लिख के दिखाया, बट ये बात आप इमेजिन में कर सकते हैं। तो जेड मेरे लिए यही होगा, और जेड के सामने टी होगा। क्लियर है ये? अब मैं एस यहां लूंगा तो जेड यहां, एस लूंगा तो नीचे आ जाएगा, तो एस यही जगह होगी। इसमें कोई डाउट है? और ये पूरी बात क्लियर की, एस के सामने, जेड के सामने टी, और एस के बगल में जेड। फिर बोला गया नाइदर वी नॉर एक्स फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक्स और वी दोनों के बारे में बोला गया वो इनसाइड द सेंटर है। ठीक है, और सवाल खत्म हो गया। तो इनसाइड द सेंटर की जगह यहां पर इकलौती बची है, तो एक्स और वी दोनों इनसाइड कैसे हो सकते हैं? तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। उससे पहले एक और बात हमारे पास थी कि डब्ल्यू और वी एक साथ हैं, तो डब्ल्यू और वी एक साथ है, तो एक साथ की जगह ये है जिसमें एक्स और वी इनसाइड, तो यहां वी ले लेते हैं इनसाइड और डब्ल्यू, और ये हो गया मेरे पास एक्स। बहुत छोटा सवाल, समझाने में टाइम भले लगा हो, बट बनाने में तो ये मिनटों वाला सवाल है, और ये डायग्राम आपके पास कैंसल, और ये आपके पास आंसर। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, केवल सवाल नहीं बनाने हैं, ये नहीं कि हाँ 5 बन गए सर, अब तो 5 बन ही जाएंगे। कई बार आप उसमें भी गलतियां करते हैं, क्योंकि आदत कम होते हैं, और कई बार सवाल लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विथ 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो विथ 5 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेस पर ये 5 क्वेश्चन थे, उसे भी जरा एक नजर डाल देते हैं। चलिए, डायग्राम आपके पास है और उसके पास सवाल है। तो सवाल हमारे पास है, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट राइट में कौन है? तो जेड मेरे लिए यहां है, और ये अंदर की ओर देख रहा, अंदर की ओर जब देखा जाए तो राइट का मतलब लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज, तो जेड के इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू, और आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला गया डैश सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, कौन है जो एक्स के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर है? तो एक्स के लेफ्ट में सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो एक्स यहां है लेफ्ट, और इस बार लेफ्ट का मतलब चलेगा क्लॉकवाइज, और सेकेंड नंबर पर आ जाएगा टी, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर बोला गया कौन इसमें सबसे अलग है? ऑड वन आउट की बात हो रही है, और ऑड वन आउट जब अंदर बाहर फेस होते हैं तो ज्यादातर दिखता है कि या तो सभी अंदर वाले होंगे, एक बाहर वाला होगा, या ज्यादातर लोग बाहर वाले फेस करके होंगे, एक अंदर वाला होगा। जहां आमतौर पर ऐसा देखते हैं। टी की अगर मैं बात करूं तो टी अंदर की ओर फेस करके बैठा है, वी इनसाइड है, कॉर्नर पे बैठा है, जेड आउटसाइड है, मिडिल में बैठा है। एस की बात करें तो एस जेड, जेड इनसाइड है, एस आउटसाइड है, सॉरी, और एक्स 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 मेरे लिए इनसाइड है, तो मेरे लिए एस ऐसा, बाकी सभी कॉर्नर वाले लोग हैं, और एस मिडिल वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी डी हो जाएगा। 4 है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड वाई, तो वी और वाई के बीच कितने लोग हैं? व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ वाई, वाई के राइट, और अभी चेहरा दिख रहा है तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और वाई और वी के बीच अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो कितने लोग हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फिर बोला गया इफ डायरेक्शन ऑफ ईच पर्सन इज इनवर्टेड, यानी कि अगर कोई अंदर की ओर देख रहा है, अब वो बाहर देखने लगा, जो बाहर देख रहा है वो अंदर देख रहा है। हु सिट थर्ड, क्या हो गया इसे?
हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, कौन है जो एस के लेफ्ट में है? अभी तो एस आउटसाइड है, जब डायरेक्शन बदल देगा तो इनसाइड हो जाएगा, और जब अंदर की ओर हो जाएगा तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, और अब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो थर्ड लेफ्ट, यानी बीच में 2 छोड़कर आंसर होगा टी, ऑप्शन नंबर ए, और 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो, बहुत इजी सवाल, और जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, आरआरबी क्लर्क बैंकिंग एग्जाम का सबसे लोअर मोस्ट एग्जाम है। यहां आईक्यू तो चाहिए, लेकिन स्पीड के साथ चाहिए। आपसे सवाल बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बनता सबसे है, किसकी स्पीड ज्यादा है ये मुद्दा है, और इसलिए इस टॉपिक में प्रैक्टिस की जरूरत है। तो नेक्स्ट सवाल है, और पेटेंट टाइप सवाल है, कहिए कि आरआरबी क्लर्क में आता ही आता है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि नहीं आए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर की ये सीरीज देख रहे हैं और कंटिन्यू दर्शक हैं आप इसके, तो अभी आरआरबी क्लर्क 2023 के जितने पेपर कराए सब में ये सवाल आया ही आया है। कई बार आप घबराते हैं कि ये सवाल सर इतनी डिक्शनरी का ज्ञाता कौन बनेगा, जबकि बहुत जनरल वर्ड होते हैं। तत्काल अभी पढ़ दूं, इसने कहा इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विथ सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 10th लेटर, तो इसका सेकेंड लेटर है ओ, फिर है फोर्थ, तो फोर्थ लेटर है पी, फिर है फिफ्थ, फिफ्थ है आर, और फिर है 10th, तो आर के बाद 6, 7, 8, 9, 10। इन 4 लेटर से, इन्हीं 4 लेटर से, सारे लेटर नहीं, इन 4 लेटर से अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो आप उस मीनिंगफुल वर्ड का सेकेंड लेटर आंसर दे देंगे। अब जरूरी तो नहीं कि एक ही बने, 2 बन जाए तो बोला गया, अगर ऐसा कोई वर्ड बनता ही नहीं तो एक्स आंसर दे देंगे, और अगर मोर देन 1 वर्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हो तो आंसर वाई दे देंगे। तो जब मैं इसको सोचूं तो मेरे लिए OPRE, रोप, एक तो समझ में आ रहा, ROPE, रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। एक वर्ड तो मेरे दिमाग में आया ही आया, आई होप सो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर रोप के अलावा एक तो हो सकता है, आप कहें प्रो, प्रो तो वर्ड PRO नहीं, PROE आएगा, प्रो, PROE, प्रो। इस प्रो का मतलब वो मोबाइल वाला प्रो नहीं है, इस प्रो का मतलब होता है ध्यान। अभी मोदी जी ध्यान करने गए थे ना, तो प्रो का मतलब होता है ध्यान में लीन होना। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड मेरे माइंड में आ गया। तो सवाल का जवाब तो मैं यही दे दूंगा भाई, और अगर मैं इसको लेकर आऊं तो एक वर्ड, बैंकिंग स्टूडेंट है तो रेपो आपके माइंड में आना चाहिए, बट रेपो इज अ वर्ड और इन एब्रीविएशन ये मुझे नहीं पता है, बट रेपो के 2 मायने होंगे। एक तो रेपो रेट से आप ले सकते हैं, और रेपो का रेपुटेशन का भी शॉर्ट फॉर्म है रेपो, बट ये वर्ड है या नहीं मैं श्योर नहीं हूं अभी, लेकिन मेरा काम तो यहां से भी चले गया। एक और भी होता है, प्रो कह सकते हैं, PROE, प्रो नहीं, ये तो प्रो एंड कॉन्स कहते हैं ना, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, PERO होगा, प्रियो, हाँ, PERO। हम अक्सर बोलते हैं ना कि भाई इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, तो प्रो एंड कॉन्स का नहीं, प्रो का मतलब लेकिन व्यवस्था, इसके अपोजिट क्या है। तो प्रो से अब मुझे तो 2 वर्ड याद थे, 3 वर्ड याद हो गए, इसका मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मेरा काम यहां चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप सो, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जल्दी से बनाइए, आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए और सवाल का जवाब बनाइए। तब तक मैं लिख लेता हूं इसे। इसने सवाल कहा कि कंसिस्टेंसी के वर्ड में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी कि इस सवाल के तरीकों को मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे आसान तरीका है, गिन डालिए, जल्दी बन जाएगा। अक्सर लोग नंबर लिखते हैं अपनी सुविधाएं, बट मुझे गिनना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। जैसे मैं अगर गिनूं तो मैं गिनता हूं C से, तो CDEFGHIJKLM, अल्फाबेट पूरा पढ़ दिया, नहीं मिला। OPQRS, तो जैसे मैं यहां आता हूं मेरे लिए O और S एक ऐसा जोड़ा है
जिसके बीच अगर मैं अल्फाबेट लिखता OPQRS, तो O और S के बीच भी 3 होते और यहां भी O और S के बीच 3 है, तो OPQRS। और अगर मैं आप पढ़ रहा हूं तो मैं S से भी पढ़ रहा हूं, यानी कि OPQRST, तो O और T भी आएगा, तो मेरे लिए S और T भी हो जाएगा क्योंकि S से भी तो पढ़ रहा हूं। OPQRST, तो OTST, UVWX, तो 3 तो मिल गए, लेकिन यहां पर 3 का तो ऑप्शन अभी, ये 2 तो गया, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। NOPQRSTUV नहीं मिला, STUVWXYZ नहीं मिला, IJKLMN नहीं है, S से ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था तो नहीं पढ़ेंगे, T से भी पढ़ रखा था, EFGH नहीं, NOP नहीं, S, Y के बाद नहीं, CDE, और एक लेटर तो आया मेरे पास C और E, CDEFGHIJKL नहीं, NOPQRS, तो N और S भी एक पेयर है, और N और S लगते ही 5 तो हो गए, N और S, तो NOPQRSTUV नहीं मिला, EFGHIJKL नहीं मिला, TUVWXYZ नहीं, STUV नहीं, IJK, तो कुल मिलाकर इसमें मिलेंगे 5 लेटर, क्योंकि इसके बाद सारे छोटे लेटर हैं, तो मोर देन 5 तो नहीं, 5 ऑप्शन नंबर ए। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार 5 है, लेकिन मोर देन 5 भी ऑप्शन है, मुझे एक बार फिर से गिनना पड़ेगा, देख लेता हूं। सी यहां से तो नहीं मिला था, OPQRST, तो OSOTST, ठीक है, 3 तो यही हो गए, एग्री। NOPQRSTUV नहीं, STUVWXYZ नहीं, IJKLMNO नहीं, EFGH नहीं, मेरे लिए, अच्छा हाँ, यहां तक तो हमने गिना ठीक था, ये एक दिख रहा है मुझे NO, मैंने यहां गिनना छोड़ दिया, तो 5, देखिए इसी को कहते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड मिस्टेक। 5 के बाद मैं यहां तक गिनने में बड़ा कंसिस्टेंट रहा, N और O को मैंने इग्नोर कर दिया, और N और O मुझसे छूट रहा था, लेकिन यहीं पर आती है प्रैक्टिस, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सम टाइम मिस्टेक होते हैं, बट ये N और O दिखा होगा, तो मोर देन 5 इज योर राइट आंसर। चलिए, सेलुलिज्म में है, और मुझे लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको सेलुलिज्म में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, वो तो स्क्रीन पर सवाल देखकर बना देंगे। जैसे कि अगर ये सवाल उनके हिस्से में आता तो बहुत आसानी से आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो, और आप इसकी बात करें तो सम प्लस ऑल के केस में सभी सम वाले सही, बाकी सब गलत, ओनली वन इज आंसर, खत्म। जिनको डायग्राम से देखना है उनके लिए कि सम पेन आर मोबाइल और ऑल मोबाइल आर डिजिटल, ये डायग्राम बनाएंगे, और सम पेन आर डिजिटल, पेन का हिस्सा यहां जो आया वो डिजिटल है ही, और ऑल पेन आर डिजिटल नहीं भाई, पेन का बाहरी हिस्सा भी है, तो इसलिए ओनली वन फॉलोज होगा, सेकेंड आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फिर से 1 मिनट लीजिए, बनाइए, बट जो मेरे स्टूडेंट है वो देख कर बना सकते हैं, और आरआरबी का सॉल्यूशन तो बहुत आसान भी होता है। डन, चलिए, मेरे लिए जेड बना है, ये देखने की पहली शर्त थी, जो मुझसे पढ़े हैं उनको पहले अपने मेथड से बता देता हूं, और मेरे लिए ऑल प्लस सम सीढ़ी टूट जाती है, तो एग चिक्स, तो एग और चिक गया और एग और चिक्स गया, लेकिन यहां दो कंक्लूजन दोनों इंडिविजुअल रूप से रॉन्ग, एक सम में दूसरा नो में, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, प्रेडिकेट जब प्रेडिकेट हो आइदर कहलाता है, तो इसका आंसर हम देंगे आइदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया मेरे मेथड से। जिनको वेन डायग्राम पसंद है उनके लिए ऑल एक्स आर हैन एंड सम हैन आर, ऐसा, तो यहां पर सम एग आर चिक, तो सम एग आर चिक अभी तो नहीं दिख रहा है, ये गलत है, तो ये गलत है, और नो एग इज चिक अभी आप कह रहे दिख रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी की बात है। जब हम कह रहे हैं कि सम हैंस आर चिक, तो ये हैंस बढ़कर इतना दायरा लेता कि एग को ले लेता, तो ये बात तब गलत हो जाती है, और हमें मालूम है कि जब हम उसके बीच कोई टच नहीं देखते
तो संभावनाओं में चले जाते हैं और बैंकिंग वालों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ये दिख रहा है कि या तो ये अलग होगा या तो थोड़ा सा जुड़ा होगा, तो या तो अलग होगा या तो थोड़ा सा जुड़ा होगा, यानी सम होगा या तो नो होगा, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। ज्यादा बातें नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी बनाने की कोई इच्छा नहीं, बात एग्जाम की है, तैयारी की है, तो समय बहुत जरूरी है। और प्रीवियस पेपर बनाते वक्त तो केवल कंसंट्रेशन, बातों के लिए कभी मिलते हैं क्लास में, खूब बातें करेंगे। और जिनको पता है जो मेरी क्लास लेते हैं, वहां मैं आराम आराम से बातें करते हुए पढ़ाता हूँ, बहुत मजे में पढ़ाता हूँ। और बाकी जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्लास में मैं कितनी बातें करके और कितने मजे में पढ़ाता हूँ। बाकी अभी बात कहते हैं ना, मामला एग्जाम का है, इसलिए सीरियस होके केवल एग्जाम की बात करेंगे। चलिए, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट। जब किसी दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ रहे होते हैं तो उसको सम के रूप में देखते हैं। तो मेरे लिए पिक्चर और पिक्चर, मेरे लिए ये सीधा सी बन गया, सीधा सी बन गया, तो वो सीधा तो हम उल्टे, ये मैं अपने मेथड की बात कर रहा हूं, अभी आऊंगा वेन डायग्राम पे, तो वो सीधा तो हम उल्टे, तो सम प्लस ऑल के केस में सम वाला सही। पिक्चर डार्क और पिक्चर और डार्क और ओनली अ फ्यू का मतलब ही होता है सम नॉट और सम दोनों, तो ये सम नॉट है, इसलिए भी सही। तो आंसर देना होगा तो आप रीडिंग करते हुए कह देंगे बोथ फॉलो। जिनको डायग्राम से देखना है, ऑल पिक्चर आर ब्राइट एंड ओनली अ फ्यू पिक्चर आर डार्क। तो पिक्चर का कुछ हिस्सा डार्क है और पक्का कि ओनली अ फ्यू पिक्चर, यानी पिक्चर का कुछ हिस्सा डार्क नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो सम ब्राइट आर डार्क, तो ऑफ कोर्स ब्राइट के अंदर ही पिक्चर है, तो यहां जो कुछ आया वो सम ब्राइट आर डार्क, वो तो सही है। एंड सम पिक्चर आर नॉट डार्क, पिक्चर का ये हिस्सा यहां पहले ही कह रहा है कि वो डार्क नहीं है, तो दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलें। बहुत इजी सवाल थे, फिर से आया आपके पास। ये सवाल किसी का है, बहन भाई, ब्लड रिलेशन बहुत इजी होते हैं। फिर से आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 3 सवाल हैं, जल्दी से बना डालिए। चलिए देखिए सवाल। ब्लड रिलेशन मुझे लगता है कि बहुत आसान है और इसमें तो ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए आपकी। बोला गया देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली, 7 लोगों का परिवार है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी की, तो एक महिला है, और आपको पता है कि हम महिला के लिए माइनस लगाते हैं, बी का जेंडर नहीं मालूम। बी इज द वाइफ ऑफ बी, डी बी की वाइफ है, तो डी वाइफ है, तो ऑब्वियस है, अब डी का जेंडर पता चला, और वाइफ है तो वाइफ के टर्म में हम लाइन को थोड़ा कर्व कर लेते हैं। ई इज सन ऑफ डी, ई डी का बेटा है, तो डी का बेटा हो या बी का बेटा, यहां हस्बैंड वाइफ है तो एक ही होंगे। ई इज सन ऑफ डी। जी एंड ई आर ब्रदर्स, तो जी एंड ई आर ब्रदर्स, तो जी भी भाई है।
एफ इज फादर ऑफ बी, एफ बी के पिता है। चलिए भाई, ये तो बहुत आसान निकल गया, एसएससी टाइप सवाल दिख गया। सी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, सी ई की पैटर्नल ग्रैंड मदर है, तो सी ई की पैटर्नल ग्रैंड मदर होने का मतलब पिता के रिश्तों में दादी, तो इसके पिता और सी दादी है ई की, तो ऑब्वियस है कि सी को इसकी वाइफ बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दादा, तो दादा की वाइफ सी ई की दादी है। एंड डायग्राम आपके पास बन चुका है, तो डायग्राम बना तो सवाल बनाने में भी कुछ नहीं है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ए एफ से कैसे, उसको बेटे की बहन, बेटे की बहन यानी कि बेटी। हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, जी सी से कैसे संबंधित है, तो बेटे का बेटा, ग्रैंडसन, और ग्रैंडसन ऑप्शन नंबर डी। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ रिलेटेड टू डी, तो डी के पति के पिता, तो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। आई होप सो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखें। हाँ, क्लरिकल एप्टीट्यूड का सवाल है, इसलिए जल्दी से बनाइए। और ये सवाल है आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 5 सवाल होते हैं, और यहाँ कितने 14 से 17, तो 4 सवाल आए हैं, मुफ्त के सवाल है, बस ऑब्जर्वेशन चाहिए, जल्दी से बनाइए। पूछा गया हाउ मेनी सच नंबर, तो यानी सवाल नंबर के बारे में है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, वो वॉवेल को फॉलो कर रहा हो, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। एक वो नंबर चाहिए जो अल्फाबेटिकली ये कॉन्सोनेंट, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो, तो नंबर चाहिए जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच है। तो पहली बात तो दोनों लेटर ही होने चाहिए, तो लेटर और लेटर के बीच नंबर, पहले मैं ये देखूं तो लेटर और लेटर के बीच नंबर, लेटर और लेटर के बीच नंबर, लेटर और लेटर के बीच नंबर, लेटर और लेटर के बीच नंबर तो है, लेकिन एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल होना चाहिए, तो ये है नहीं, कैंसिल। लेटर और लेटर के बीच नंबर कोई है नहीं, तो आंसर नन, कोई है ही नहीं। तो एक बार नजर घुमानी है, पढ़िए, लिखिए और उसको नजर में डालिए। क्लरिकल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट सवाल, बस क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए। चलिए देखें, यहां कह रहा है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट are there in the above arrangement which is immediately followed by a symbol and immediately preceded by a symbol। तो दो सिंबल के बीच हमें एक कॉन्सोनेंट चाहिए, दो सिंबल के बीच एक लेटर चाहिए, और लेटर कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो मेरे पास दो सिंबल के बीच अगर मैं चलूं, तो दो सिंबल के बीच, दो सिंबल के बीच तो नंबर आ गया, मुझे दो सिंबल के बीच एक लेटर चाहिए, तो दो सिंबल के बीच एक लेटर यहां है, और वो लेटर कैसा चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो एफ इज अ कॉन्सोनेंट। तो मेरे पास अगर आंसर निकालना हो तो लेस देन एफ और क्वेश्चन मार्क, दो सिंबल के बीच एक कॉन्सोनेंट है और कोई मुझे दिखा नहीं, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1। बहुत इजी, इसमें मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में जो आता है उतनी ही जानकारी चाहिए, तो ये आता है इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट सवाल, चल ये कहता है कि हाउ मेनी सच वॉवेल are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a consonant। हमें ऐसा चाहिए कि एक सिंबल
वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो मैं एक बार में सिंबल और वॉवेल ढूंढता हूँ, कॉन्सोनेंट बाद में देखता हूँ। मैं एक बार में दो देखता हूँ, तीनों भी देख सकते हैं अगर याद रहता है तो। सिंबल और वॉवेल, तो सिंबल और वॉवेल, तो सिंबल और वॉवेल नहीं है, सिंबल और वॉवेल, सिंबल और वॉवेल के नाम पर एक तो ये नजर आया, सिंबल वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सिंबल वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सिंबल वॉवेल और कॉन्सोनेंट। मैं पीछे से देख रहा था तो सिंबल वॉवेल, आगे से देखना चाहिए तो जल्दी देख लेता। सिंबल वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सिंबल वॉवेल और कॉन्सोनेंट, पीछे से कुछ और दिखा नहीं, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू होंगे। चलिए, बहुत इजी सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ मेरे बताने जैसा है। बस हाँ, एग्जाम में आया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जब मैं एग्जाम की सीरीज की बात कर रहा हूँ तो कैसे क्या क्या लेवल, ये तो यहाँ देखेंगे, पेपर से पढ़ा है मैंने क्लास में हमेशा प्री अप टू मेंस तक पढ़ाया, जितने सवाल कहीं से आए सब देखा। बट अभी एग्जाम में आसान है तो आया है तो आसान है। और मैं तो रोज कहता हूँ कि आरआरबी का एग्जाम बहुत आसान होता है। और अगर आप लर्नर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो तैयारी के लिए सबसे बेस्ट पेपर है। ये आपको डिमोटिवेट तो नहीं करता, वरना सीधा अगर एसबीआई मेंस दिखा दूं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है लर्नर के लिए। बाकी जो एक्सपर्ट है उनको कोई डिमोटिवेशन नहीं होती। यहां पर बोला गया हाउ इफ ऑल द सिंबल इन द एबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, यानी ऐसी बात कह रहा है कि जितने सिंबल है अगर वो हटा दिए जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप सिंबल नहीं गिनेंगे और लेफ्ट से सातवां गिनना है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, और सातवां क्या होगा, नाइन, और नाइन ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें भी कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, चार ही सवाल आए थे, वेल एंड गुड। 18वां, जल्दी से ऑड बना और बताइए। ऑड वन आउट निकालने के लिए आप इसके ऊपर नंबर लिखते हैं, और लिखते नहीं है, ये याद करते हैं। इसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है एक, और ये बढ़ रहा है -2, यहाँ +1 -2 और ये +3। यहाँ पर आए तो 23 और 24 तो +1, 24 और 22 तो -2, और 22 और 25 तो 22 और 25 तो +3। यानी कि आप नंबर लिखते, और मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है तो नंबर लिखाने की तो अब मुझे नहीं लगता की जरूरत है। बट नए लोगों के लिए, जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए आप नंबरों का इस्तेमाल करिए। ये +1 -2 +3, और हर एक में पोजीशन +1 -2 और +3 के साथ है। लेकिन यहाँ पर ही दिख रहा है कि 6 और 8, और यहाँ पर मुझे +2 दिख गया, जबकि पहला सेट +1 के साथ चल रहा है ST। तो मेरे लिए यही आंसर है। तो ऑड वन आउट के नाम पर FH, यानी ऑप्शन नंबर डी। खत्म सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत इजी, और ये भी आरआरबी का एकदम पेटेंट सा सवाल है। आपकी स्मार्टनेस ढूंढी जा रही है, क्लरिकल एप्टीट्यूड मैं कहता हूं, और ये कलर का एग्जाम है, और आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड कि आप कितनी जल्दी नजरों से देख के बना पाते हैं। तो जल्दी से एक सवाल बना डालिए। इसने कहा, पहले आप बनाइए, मैं पॉज कर रहा हूं, 1 मिनट रुक देता हूं, टाइम देना चाहिए। चलिए देखें, when first and third letter of the each word are interchange। ठीक है भाई, जस्ट लाइक जेन है, तो इसको अगर पलटेंगे तो एन और जेड, और बीच में लिखेंगे ई, यानी यू होगा। फर्स्ट एंड थर्ड टू बी इंटरचेंज, देन हाउ मेनी मीनिंग, अरे ये तो और आ गया, मीनिंगफुल वर्ड। अब इसमें वर्ड कौन याद करे, तो भाई देखते हैं पलट पलट के। NEZ, मुझे तो याद नहीं है। RAW, रॉ, कच्चा आम, रॉ आम, एक तो निकला रॉ, वो रॉ नहीं, रॉ आम। हम लोग अभी कच्चे आम का सीजन चल रहा है ना, तो रॉ मैंगो, तो रॉ मतलब कच्चा। ठीक है,
PID, और इसका तो मुझे नहीं पता है, PI और D, WAL, WAL का भी नहीं पता, ये पलट जाएगा तो WE और D। WED, वेड, वेडनेसडे का, लेकिन वेडनेसडे तो पूरा वर्ड होगा। वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी, हाँ वेड, वेड मतलब शादी, और इसमें ING वगैरह लगाते हैं, अलग बात है। तो वेडिंग कहते हैं ना, वेडिंग एनिवर्सरी, तो वेड एक वर्ड तो ये है मीनिंगफुल, और एक है रॉ, कच्चा, तो कितने मीनिंगफुल निकले? 2। समटाइम छोड़ देना चाहिए, बट इतना भी टफ नहीं था, एक नजर तो डाल ही सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ इसके वेडर को पलट के ये बना है रॉ एक वर्ड, और एक बना है वेड, वेड का मतलब शादी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। इसने कहा इफ वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, विच वर्ड इज इमीडिएट राइट। अच्छा, ये जितने वर्ड हैं इनको अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करें, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा इसमें डी और डी, तो DEW सबसे पहले आएगा, DEW, फिर आएगा DI। अच्छा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, इनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, लेकिन राइट टू लेफ्ट, तो मेरे लिए सबसे पहले आएगा DEW, फिर आएगा DIP, ये दोनों। उसके बाद अगर बात करें तो नंबर में ये 12, 23 और 26, तो LAW, और ये 23 और 26 में WAR और ZEN। कह रहा है कि इसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली डिक्शनरी ऑर्डर में, लेकिन राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट डिक्शनरी में अरेंज किया। Which word is immediate right of third word from right, तो यानी कि माइनस करना है और राइट से सेकेंड, तो सवाल है राइट से सेकेंड, इमीडिएट राइट ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, तो राइट से थर्ड वर्ड ये है और इसके इमीडिएट राइट ये है, तो यानी कि DIP हमारा आंसर है। बट अगर सही से लिखा जाए तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये केवल समझाने के लिए कि मैं यहां से कुछ पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, उसको विजुलाइज कराने के लिए लिखा है। आप चाहे तो इमेज करके बनाने की आदत डालिए। नेक्स्ट सवाल 21 के साथ, फिर से 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बनाएंगे। चलिए देखिए क्या है ये। इफ द सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, यानी ऐसा कह रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड वर्ड ZN और E, और अगर आप पूरा पलट रहे हैं तो फिर आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ टॉपिक में इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। पूरा सवाल पढ़ने के बाद कोई भी काम करिए, बट मैं भी समझाने के लिए लिख रहा था। इफ सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, तो सेकेंड और थर्ड अगर इंटरचेंज कर गया, पहले से मतलब नहीं है, then how many word will end with consonant। अब अंत में कॉन्सोनेंट से कौन आएगा, तो मुझे केवल सेकेंड को देखना, तो ये वॉवेल आ गया, ये भी 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 वॉवेल आ गया, तो 0, ऑप्शन नंबर E खत्म। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि मेरा रोल ही नहीं है इस टॉपिक में, इतना आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल, ये कहता है कि इफ ईच कॉन्सोनेंट चेंज इन प्रीवियस, यानी कि ZEN है, तो कॉन्सोनेंट जो है वो प्रीवियस लेटर अल्फाबेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि Z एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले Y है, यानी -1 करेंगे। N एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले M है, 1 माइनस करेंगे। एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, और वॉवेल चेंज करेंगे तो E के आगे वाला पार्ट यानी F आ जाएगा।
देन तब सवाल करता अगर ऐसा करें कि कॉन्सोनेंट को उसके पीछे वाले लेटर से और वॉवेल को उसके आगे वाले लेटर से चेंज कर दिया जाए, ऐसा ही है, कॉन्सोनेंट को पिछले लेटर से और वॉवेल को आगे वाले लेटर से चेंज किया जाए अल्फाबेट के अनुसार, तो हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट वन वॉवेल, तो कितने हैं जो कम से कम एक वॉवेल बनेंगे। आप कई बार पूरा लिखने लगते हैं, एक बार सोचिएगा, जितने वॉवेल हैं अल्फाबेट में 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, कहीं भी कोई वॉवेल दो एक साथ नहीं आया, तो वॉवेल में एक लेटर आगे कर दें या एक लेटर पीछे कर दें, वॉवेल खत्म। तो यहां जो हम वॉवेल का ऑपरेशन करेंगे, इसने सवाल क्या किया कि ऐसा करने के बाद कौन कितने वर्ड है जिसमें कम से कम एक वॉवेल होगा। तो वॉवेल में कोई भी ऑपरेशन करें, एक बढ़ जाए एक घट जाए, क्योंकि अल्फाबेट में कोई वॉवेल लगातार है नहीं, तो वॉवेल में अगर एक बढ़ जाए या एक घट जाए तो वॉवेल तो नहीं आएगा। तो हम वॉवेल का ऑपरेशन करें ही क्यों, हमें पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन वॉवेल। ये मालूम है कि वॉवेल पर ऑपरेशन करेंगे, प्लस करें माइनस करें, वॉवेल तो गायब हो जाएगा, और उसमें गिनना वॉवेल है, तो वॉवेल बनने के चांस किसके हैं, कॉन्सोनेंट के, क्योंकि वॉवेल में अगर एक प्लस एक माइनस कर देंगे तो वॉवेल गायब हो जाएगा। तो मैं वॉवेल पर बात ही नहीं करूंगा, मैं सिंपल अपने कॉन्सोनेंट को देखूंगा और कॉन्सोनेंट का याद रखेंगे -1, क्योंकि जल्दबाजी में आप देखते हैं तो भूल जाते हैं किसके साथ प्लस करना है किसके साथ माइनस करना है। तो सिंपल मालूम है कॉन्सोनेंट में माइनस करना है, तो यहां पर आएगा y और यहां 14, 14 के बाद 13 आ जाएगा, माइनस करना है, तो ये सारा का सारा विदाउट वॉवेल होगा, क्योंकि ई में कुछ भी ऑपरेट करेंगे तो वॉवेल गायब हो जाएगा। 23 है तो ये 22 हो जाएगा, और ये 18 है तो 17 हो जाएगा, तो ये भी बिना वॉवेल के हो जाएगा। 4 है तो ये सी हो जाएगा 3, और ये 16 है तो ये आएगा 15, ये वॉवेल आएगा। पी में ऑपरेशन करेंगे -1 तो वो वॉवेल का हो जाएगा। 12 है तो के और ये वी, तो ये कैंसिल, यहाँ सी और ये वी ये भी कैंसिल। तो डीआईपी इकलौता लेटर है, तो कम से कम तो कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा, तो डीआईपी यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल इकलौता होगा वो। चलिए नेक्स्ट सवाल, फिर से पजल है, जल्दी से बनाइए, और फिर आपके पास इसके बेस पर 5 सवाल दिए गए हैं। यहां भी आपके पास सवाल है और इसके बीच में 2 सवाल ये दिख रहे हैं, 3 यहां दिख रहे हैं, तो कुल 5 सवाल हैं। वीडियो को पॉज करिए, सवाल बनाइए, तो चलते हैं, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए, आई होप सो आपसे सवाल बना होगा, फिर भी देखते हैं। चलिए देखें, बोला गया 6 बॉक्स, 6 बॉक्स हैं और उनके नाम दिए गए, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, सेम ऑर्डर। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी एंड के, तो सी और के बीच एक बॉक्स है। अभी एरो, क्योंकि कौन ऊपर है कौन नीचे है ये कहना भी मुश्किल है, देखते हैं।
टू बॉक्स आर प्लेस बिटवीन के एंड बी वेयर द लेटर इज बिलो द फॉर्नर। तो लेटर का मतलब जो बाद वाला है, तो लेटर का मतलब बाद वाला यहां है बी, तो बी जो है वो फॉर्मर यानी कि पहले वाला, वेयर बिलो, तो बी जो है वो के से नीचे है, यानी टू बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन के एंड बी, और के और बी के बीच ऐसा, और बी के से नीचे है। द नंबर ऑफ बॉक्स बिलो बी इज वन लेस देन, बी के नीचे जितने भी डब्बे, आई डोंट नो कितने डब्बे हैं, लेकिन जितने भी डब्बे हैं वो एक कम है किससे, तो जो ए से ऊपर है। तो नंबर ऑफ बॉक्स एबव ए, तो ए के ऊपर अगर एक्स तो बी के नीचे एक्स माइनस वन, बाद में निपटेंगे। एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, और एच और ए पड़ोसी हैं, लेकिन कौन ऊपर और कौन नीचे मालूम नहीं, तो एरो दे दिया। तो पूरे जो सवाल की बात करें, बहुत लंबा चौड़ा सवाल था नहीं, छोटा सा सवाल था, डायग्राम दे दिया। अगर मैं यहां आऊं तो यहां पर के और सी के बीच एक, तो ये बात लेकर मेरे माइंड में चल रही है, के और सी के बीच एक, आप ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि कुल 6 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हमने बनाए हैं, 2 और जोड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल आ सकता है कि सर नीचे भी तो आ सकता है, तो भाई दो बातें, सी और के बीच 2, और सी और के के बीच, सॉरी, के और बी के बीच 2, और सी और के बीच 1 आ गया। ये बात हमने 2 संभावनाओं में पुट कर डाली। यहां पर मेरे पास 6 बॉक्स आ चुके हैं। ये कह रहा था कि बी के नीचे जितने, तो बी के नीचे 0, तो ए के ऊपर उससे 1 ज्यादा, तो ए के ऊपर 1 ज्यादा। लेकिन ए की एक और शर्त थी कि ए और एच साथ में आएंगे, तो यहां नहीं आ सकते। आई रिपीट, बी के नीचे ए के ऊपर जितने होंगे बी के नीचे उससे कम होंगे। बी के नीचे 0, तो x माइनस वन की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1, यानी ए के ऊपर 1 होना चाहिए। डायग्राम तो ठीक है, लेकिन ए और एच साथ में आप यहां नहीं रख पाएंगे, और ये गलत हो गया। दूसरी बात, ये गलत होने के साथ साथ एक और बात भी समझ में आई कि 6 डब्बे होने हैं, 4 डब्बे तो आपने अरेंज कर रखे हैं, और ए और एच साथ में आएंगे, तो 2 डब्बे जो आएंगे वही आएंगे, और ए के ऊपर और बी के नीचे की संख्या की बात है। अगर मैं नीचे ले आऊं तो बी के नीचे ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो यहां ए के ऊपर एच लिख देता हूं, तो दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी कि बी के नीचे 0, तो ए के ऊपर 1, और ए और एच एक साथ भी, तो ये बात तुरंत पढ़ते ही बन गया। डायग्राम आपके सामने है, और एक नाम बचा है ए बी सी, जी बचा हुआ है, तो जी यहां पर लिख दिया। तो बहुत आसान सवाल था, बहुत ही आसान। मैंने तो 1 मिनट भी दिया, तो 1 मिनट में तो 5 सवाल भी बन जाने चाहिए। जैसे हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एच एंड बी, तो एच और बी के बीच कितने हैं, तो 4 बॉक्स हैं, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो समझ में सबको आ रहा होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का पड़ोसी तो जी और बी, और जी और बी के नाम पर ऑप्शन नंबर ई। सबको समझ में आ रहा है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ वीडियो अच्छी है, बुरी है, जो भी आपको फील होता है। जब आप तक आप बताएंगे नहीं, तब तक मुझे मैसेज कैसे मिलेगा? अगर वीडियो अच्छी है तो भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा भी मॉरल बूस्टअप होता है। शेयर करिए लोगों को, तो ये सीरीज जारी रखने में है ना, हमें एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी आप ही देंगे। चलिए, इसके बेस पे और सवाल हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसके बेस पर रिमेनिंग सवाल आप